हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आपको क्या कहते हैं, पहला लेक्चर जो आपको पढ़ाया था वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से पढ़ाया था। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट कर दिया था। प्रोटो हिस्टोरिक में आपको मैं पढ़ा रहा था हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में मैंने आपको हड़प्पा पढ़ा दिया था, मोहनजोदड़ो पढ़ा दिया था। ठीक है। उसके बाद में लोथल, हड़प्पा, पहले हड़प्पा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले आपको हड़प्पा पढ़ाया था। ठीक, हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया था। फिर आपका मोहनजोदड़ो भी कवर करा दिया था। मोहनजोदड़ो के बाद आपका चानुदारो, चानुदारो पढ़ाने के बाद में आपको सुत्का गंडोर, सुत्का गंडोर के बाद लोथल। ठीक, और लोथल के बाद आपको रोपर, रोपर के बाद आपको पढ़ाया था बनवाली। ठीक है, बनवाली ये आपको पढ़ा देंगे। अब स्टार्ट करते हैं बनवाली के आगे से नया लेक्चर। बनवाली के बाद एक है राखी गढ़ी साइट। नेक्स्ट साइट है राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे? ये हरियाणा में है, हरियाणा। ठीक है, इसमें बस एक चीज आपको याद रखनी कि ये जो है ये लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट साइट ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट टाउन इन द वर्ल्ड। बात को ध्यान रखना एरिया वाइज। ये राखी गढ़ी जो है ये सबसे सिंधु सिविलाइजेशन की, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है, और साथ ही साथ ये वर्ल्ड की सबसे बड़ा टाउन भी है। ठीक है, इसमें बस आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। अगला देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है साइट कालीबंग, काली बंगन। इसको ऐसे याद, काली बंगन। ठीक है, कालीबंगन ये है, ये घग्गर रिवर के किनारे है, घग्गर नदी। ठीक, घग्गर रिवर। कालीबंगन का मतलब होता है, कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, यानी काली चूड़ी। ठीक, इसकी जो एग्जीक्यूशन किया था वो किया था बीके थापर, बीके थापर और बीबी लाल। ठीक, यहाँ पे जो मेन चीज क्या क्या मिला था हमें वो था प्लग फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, यानी जुते हुए खेत। ठीक है, जुते हुए खेत। फायर अल्टार्स, फायर अल्टार समझते हैं आप? फायर अल्टार्स होता है यज्ञ कुंड, यज्ञ कुंड। ठीक है, जिसमें यज्ञ किया जाता है। कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बना होता है, देखे होंगे। ठीक है, बैठने की जगह इसमें यज्ञ कुंड, हवन सामग्री, लकड़ी वगैरह। एक फायर अल्टार। और यहाँ पे मेन चीज मिली है बोन्स ऑफ कैमल, ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं।
ऊँट की हड्डी। ठीक है। ये टाउन भी जो है, राखी गढ़ी भी वेल, कह सकते हो वेल ऑर्गेनाइज नहीं थी। नॉट ए वेल ऑर्गेनाइज टाउन, जैसे कि मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है, एज मोहनजोदड़ो। ठीक है। ये उतनी वेल ऑर्गेनाइज टाउन नहीं है जैसे कि मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? बैड। हिंदी में ड्रेनेज सिस्टम को बोलते हैं जल निकासी। कल मैंने आपको बताया था ना, ये कैसा था, ये खराब था। यानी कल मैंने आपको बताया, ये सड़क है, सड़क के किनारे नाले बने होते हैं साइड साइड में, यानी सड़क का दोनों तरफ सड़क से जो पानी जा रहा है, वो पानी बारिश के मौसम में या वैसे जो है वो सीधे नाले में चला जाए। ठीक है। या कोई मान लीजिए इधर घर बना हुआ है, तो इस घर से जो भी गंदा पानी है वो सीधे नाले में होकर के और ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, यानी एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे सिटी से बाहर निकल दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट साइड जो है वो है धोलावीरा। धोलावीरा याद रखना, धौलावीरा। ठीक। धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा ये है रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। ठीक। इसको कच्छ का रण बोलते हैं। कच्छ का रण कहाँ पे है ये? गुजरात। ठीक। ये इसमें बस ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो है सेकंड लार्जेस्ट साइट है। सेकंड लार्जेस्ट साइट। पहली कौन थी? पहली आपको बताया था ना, राखी गढ़ी। सेकंड लार्जेस्ट साइट आफ्टर राखी गढ़ी। ठीक। ये चीज याद रखने वाली है इसमें। और इसमें क्या है, सेकंड है कि ये धौलावीरा जो था, ये टाउन 3 पार्ट में डिवाइड था। 3 पार्ट्स में थे। एक क्या था? फोर्ट, किला था। फिर एक सेंट्रल टाउन। और तीसरा क्या था? लोअर टाउन। जैसे मान लो एक एरिया था, एक टाउन बड़ा सा बोल सकते हो। यहाँ पे क्या बना था? यहाँ पे फोर्ट बना था। फोर्ट वहां पे अक्सर बना होता है जो ऊंची जगह होती थी। ठीक। उसके बाद में सेंट्रल, यहाँ पे मार्केट वगैरह होती थी। और यहाँ पे लोअर टाउन, यहाँ पे वर्क्समैन रहते थे, यानी एलीट क्लास के लोग यहाँ रहते थे, मिडिल क्लास के यहाँ पे। और जो लोअर क्लास के थे वर्कर या वो सारी चीजें, वो कहाँ रहते थे? वो लोअर टाउन में रहते थे। ठीक। ये हो गया आपका धोलावीरा साइड। धोलावीरा के बाद देखते हैं, अगला है सुरकोटदा। नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा। ठीक। सुरकोटदा। सुरकोटदा भी कहाँ है? सुरकोटदा भी आपका कच्छ में है। ठीक। कहाँ पे? गुजरात। किस नदी के किनारे है? ये है साबरमती। साबरमती साबरमती नदी। ठीक है। यहाँ पे क्या फाइंडिंग्स हुई, क्या चीजें मिली यहाँ पे? एक था बोन्स ऑफ हॉर्स, घोड़े की हड्डी। ठीक है। और क्या था यहाँ पे? एंड ग्रेवयार्ड्स, यानी कब्रिस्तान कह सकते हो आप। ठीक है। अगला था यहाँ पे क्या मिला और?
पॉट बरियल्स जो लगभग आपको हर जगह मिलते ही थे, यानी बर्तन जो मिट्टी के अंदर दबे हुए थे। और जो यहाँ पे एक फीचर था ग्रेवयार्ड्स का, वो ओवल शेप का था। ओवल शेप ग्रेव मिले, यानी जो समाधि बनती थी वो जमीन के अंदर वैसे दफन रहती, मगर यहाँ पे क्या है, ओवल शेप इस तरीके का मिला है। जैसे गांव में आपने देखा होगा ना, मिट्टी के ऊपर अंदर आदमी को दफना दिया तो कैसे क्या है, ओवल शेप में ऊपर मिट्टी चढ़ा दी, तो ये ओवल शेप का ग्रेव यहाँ पे मिला। कहाँ पे, सुकोटदा में। अब देख लेते हैं अपने जो है लास्ट साइट जो है, लास्ट साइट है रंगपुर। क्या है, रंगपुर। ठीक है, रंगपुर ये कहाँ पे, ये लोथल के पास में है। लोथल गुजरात में था। ठीक है, लोथल साइड कहाँ पे थी, गुजरात में थी। जो रिवर है वो था भादर रिवर। भादर रिवर के किनारे थे। ठीक है, यहाँ पे कुछ खास नहीं, लेकिन कुछ चीजें जो है यहाँ पे फाइंडिंग्स क्या थी, क्या चीज मिले यहाँ पे। यहाँ पे देखा कि लोग एग्रीकल्चर ज्यादा करते थे, यानी पीपल कल्टिवेटेड राइस, बाजरा एंड मिलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे फाइंडिंग ये थी कि यहाँ पे राइस, बाजरा और मिलेट्स मिले, और इसमें कोई खास बात नहीं थी। तो अब हमारा ये चीज कह सकते हो सारी साइटें खत्म हो गई हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले हमने हिस्ट्री के बारे में जाना, उसके बाद में हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। उसके बाद में फिर हमने देखा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। फिर हमने कहाँ से स्टार्ट किया, फिर ये प्रोटो हिस्टोरिक में, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आपको हड़प्पा पढ़ाया। हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद चान्होदारो। चान्होदारो के बाद आपको फिर पढ़ा है सुत्का गिंडोर। सुत्का गिंडोर के बाद अभी पाकिस्तान साइड खत्म हो गई, अब इंडिया की साइड स्टार्ट हुई, लोथल। ठीक, लोथल के बाद आपको रोपर पढ़ाया। रोपर के बाद बनवाली। बनवाली के बाद में आपको राखीगढ़ी। राखीगढ़ी के बाद आपको धोलावीरा। धोलावीरा के बाद सुरकोटदा। ठीक, और लास्ट वन आपको पढ़ाया क्या, रंगपुर। यहाँ पे आपका जो है सारी साइटें खत्म हो जाती हैं। ठीक, अच्छा, अब मेन क्वेश्चन कई बार कभी कभी पेपर में पूछता है, वो ये है कि मोस्ट ईस्टर्न साइड, मोस्ट वेस्टर्न साइड, हड़प्पा सिविलाइजेशन की मोस्ट ईस्टर्न और मोस्ट वेस्टर्न साइड कौन सी है, नॉर्थ की, साउथ की। तो मान लीजिए आपकी इंडिया है। ठीक, मैप बनाते हैं इंडिया का। सॉरी, ठीक है, ये इंडिया बहुत अच्छा नहीं, बट थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, तो इंडिया का क्या है, एक 4 साइड हैं, एक नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। 4 साइड हैं। एक यहाँ पे है मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में। एक एक साइड है आपकी यहाँ पे सुत्का गेंडो, सुत्का गेंडोर। ठीक, बलूचिस्तान। और इधर आपका क्या है साइड, ये है 10 के रिवर के पास। ठीक, एक साइड है आपके, मान लीजिए यहाँ पे दिल्ली हो गया, यहाँ पे मेरठ। मेरठ के एरिया के पास आपका क्या है, यहाँ पे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक, और फोर्थ वन जो है आपका, ये
साउथ गुजरात में कह सकते हो, यहाँ पे है आपका दैमाबाद। दैमाबाद। ठीक। अब देख लेते हैं इसको सही से। मोस्ट ईस्टर्न, ये देखें। अब यहाँ पे क्या है ना, इसको वैसे तो ये बन रहा है चतुर्भुज। ठीक। ये, लेकिन एक्चुअल में इसको कई बार जब क्वेश्चन आता है तो इसमें ये ट्रायंगल शेप में ही दिखाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसे फैली थी, ट्रायंगल शेप में। ठीक है, आप चतुर्भुज नहीं समझिएगा, ट्रायंगल शेप में, कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक। अब देख लेते हैं इसका। मान लीजिए ये बनाया आपने, ये हो गया ईस्टर्न साइड, ये हो गया वेस्टर्न साइड, नॉर्थ और साउथ। एक ट्रिक है इसकी, लिखते हैं इंग्लिश में ऐड यानी सम। सॉरी, एक ट्रिक है, सम बराबर एडी। ठीक है। डच है, पर भारत में नहीं। ये शायद आपको इससे पहले बताया भी है, भारत में नहीं काट दीजिएगा। तो ये हो गया सम, ये हो गया डच, और ये ए, और ये पुरवरा। यानी सात से क्या हुआ, ये हो गया सुत्का गेंडोर। सुत्का गेंडोर। ठीक। और किस रिवर पे है ये, डस्क रिवर पे। ड से डस्क रिवर। ठीक है, डस्क नदी। एम से, मा से मांडा। ठीक। च से चेनाब। ए से आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक। किस नदी पर है से हिंडन। ठीक, कहाँ पे है, मेरठ के पास। मेरठ गाजियाबाद के बॉर्डर पर। और आपका डी का मतलब होता है दैमाबाद। दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है, पर का मतलब क्या होता है, परवरा रिवर। परवरा नदी। ठीक है। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया सुत्का गंडोर। ठीक है, आप समझ जाएंगे। और सा, और यहाँ पे माँ, यानी मांडा। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। ये है ईस्टर्न में है, मोस्ट ईस्टर्न साइड क्या है, आलमगीरपुर। गिरपुर। ठीक। ये किस रिवर के पास में, इंडन। और सबसे साउथ का है, ये आपका है दैमाबाद। ये कहाँ पे है, परवरा रिवर। ठीक। ऐसे देख ले, स- सा, मा यानी सम बराबर ए और डी। सम बराबर ए डी। और इसके नीचे क्या है, सा को डा से मिला है, तो क्या हो गया, ये डस्क रिवर। मा से मांडा, चा से चेनाब, और ए के सामने है, यानी हिंडन, और डी के नीचे क्या, परवरा, यानी पर से परवरा रिवर। ठीक। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है हमारा, यहाँ पे सारी चीजें आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो गई। देख लेते हैं पॉटरी। ठीक है। हड़प्पा को मैंने एक बार मैप आपको दिखा लेता हूँ, ये हड़प्पा की साइट है। ठीक। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, हड़प्पा की साइड जो भी है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सिंबल बने हुए हैं, एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मेन मेन साइटें दी हुई हैं, ये है सुतका गेंडोर है आपका। ठीक। यहाँ पे जो है वो आलमगीरपुर है, सॉरी, ये है दिल्ली, दिल्ली के बाद ये है आलमगीरपुर। ये है आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपका मांडा। ठीक है। और साउथ गुजरात में यहाँ पे आपका दैमाबाद। ठीक। बाकी साइड देख लीजिए, ये रेड कलर का जितना भी ये मेजर सेटलमेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जिसका टाइम पीरियड रहा है 2600 से 1700 बीसी। और जो माइनर हैं वो आपके येलो कलर से हैं, माइनर सेटलमेंट 2600 से 1700 बीसी के बीच का।
ठीक, और जो ब्लैक कलर से मेंशन है वो आपके प्रेजेंट सिटी टाउन के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, एक बार आप इसको भी नज़र मार लीजिएगा। ये है जो भी चीज़ें सेल्स वगैरह मिली थी उस टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ें, ये है। ओके, अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। अगला टॉपिक है हमारा पॉटरी। क्या है पॉटरी? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृद भांड। हिंदी में इसको मृद भांड बोलते हैं। ठीक है, पॉटरी। सबसे पहले पॉटरी के बारे में स्टडी किसने की थी? वो थे हमारे इनका नाम था फ्लिंडर, फ्लिंडर्स पीटरी, पीटर बोल सकते हैं, फ्लिंडर्स पीटर्स। ये इन्होंने क्या किया था सबसे पहले? इन्होंने जैसे कि क्या कहते हैं, जिस लेयर में मिली थी जो चीजें, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कह सकते हो पॉटरी और सेरेमिक्स इन सब की फाइंडिंग्स की थी। जैसे क्या है, मान लीजिए अर्थ की लेयर है, यानी पृथ्वी में जब आप किसी चीज की खुदाई करते हैं तो मान लीजिए एक लेयर ये है। ठीक है, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर मान लीजिए ये हो गई। ठीक है, एक लेयर आपकी ये हो गई। ठीक, और सबसे नीचे की लेयर आप मान लीजिए ये हो गई। तो इसका मतलब जो ये अर्थ में पृथ्वी पे जो ये नीचे की लेयर हुई, जब आप खुदाई करेंगे मिट्टी की, मान लीजिए आप यहाँ से खुदाई करते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला सेगमेंट होगा ये सबसे नीचे दबा, इसका मतलब ये है ये सिविलाइजेशन, यानी यहाँ के लोग सबसे पहले रहे होंगे, उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी दब गई होगी, पड़ गई होगी, तो उसके बाद फिर ये वाले लोग आए होंगे। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई बर्तन मिला, उसके बाद यहाँ के पास कोई बर्तन मिला, फिर यहाँ का, मतलब जो पहले रहे होंगे उन्होंने कुछ चीजें यूज की होगी, इस्तेमाल किया होगा, तो वो चीजें यहाँ पे मिट्टी के अंदर दब गई। उसके बाद फिर ये लोग आए होंगे, जैसे कि अपना पुराना घर होता है, गांव में बना होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन जो पहले घर में रखे होते हैं, फिर जो हम नया बनाते हैं तो क्या करते हैं, पुराने घर में जो जमीन के कह सकते हो काफी नीचे होता है, उसको पटाई वगैरह करके मिट्टी डाल के फिर हम थोड़ा ऊंचा घर बनाते हैं, पक्का मकान। ठीक है, पक्का मकान बनाते हैं। तो नीचे जो दब गया होगा, इससे पहले जो भी चीजें, मान लो एक बार हम घर को खुदाई करते हैं नए घर पे, क्या मिलता है? हम देखते हैं कि वहाँ पे मिट्टी के बहुत सारे पुरानी चीजें मिल जाती हैं, अंदर खोदते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वो चीजें हैं, वो पॉट्स हैं, वो बर्तन हैं जो पहले यहाँ पर रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद जो ये नए घर में हम क्या, मान लो पहले मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, अभी मेटल के बर्तन यूज करने लगे, स्टील वगैरह। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे देखा जाता है कि जो सबसे नीचे दबे हुई चीज मिली होंगी वो सबसे पुरानी रही होंगी, उसके बाद उससे ऊपर वाले, उसके बाद उसके ऊपर वाले। इसी चीज की स्टडी की थी किसने? फ्लिंडर्स ने। फिलिंडर्स ने देखा जो सबसे नीचे दबी हुई थी, इसका मतलब ये था कि ये चीजें सबसे पुरानी है, उसके बाद जो चीजें इस लेयर में मिली होंगी वो उससे नहीं है, और जो इस लेयर में मिली होंगी चीजें वो सबसे नहीं है। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था, स्टडी स्टार्ट किया था? फ्लिंडर्स ने। ठीक, तो ये नाम आप याद रखिएगा। सेकंड जो इंडियन थे वो थे बीवी लाल। ये फॉरेनर थे, ये इंडियन थे। इन्होंने क्या किया था सबसे पहले? ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने पॉटरी के बारे में स्टडी की, और और जो भी बर्तन या मृदभांड जो भी मिले, उसको उनके एज के अकॉर्डिंग क्या किया? डिवाइड किया। ठीक है, पॉटरी को हम क्या मानते हैं? जैसे हिंदी के लिए क्या होता है, हिंदी के लिए छोटा बड़ा होता है, इंग्लिश के लिए ABCD होता है, वैसे ही हमारे लिए जब आर्कियोलॉजिस्ट में जाते हैं, यानी जब हम कह सकते हो आर्कियोलॉजिकल की बात करते हैं, तो इसमें अल्फाबेट क्या होता है? इसमें पॉटरी ही जो है वो ही अल्फाबेट होते हैं, यानी कह सकते हो पॉटरी कंसीडर एज अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है,
पॉटरी को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजी। ध्यान रखना इस बात को। मैक्सिमम जो पॉटरी मिली वो कहाँ मिली? वो और जिनकी स्टडी की गई वो थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ था? हरियाणा। आपको बता चुका हूँ इससे पहले भी। ठीक है। कुछ बर्तन जो हैं वो केमिकल भी यूज करते थे। अब कैसे पता चला कि वो लोग केमिकल की यूज करते थे? क्योंकि वो बर्तन पॉलिश थे। ठीक है, पॉलिश या कलर करने के लिए हमें केमिकल की जरूरत पड़ती है। तो जो बर्तन पॉलिश थे या कलर थे उससे हमें ये पता चलता है कि उन लोगों ने उस टाइम पे पॉलिश का भी यूज किया होगा, केमिकल का यूज किया होगा बर्तन को पॉलिश या कलर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि कीवर्ड हैं, जैसे है थर्मो, ल्यूमिसेंस। याद रखना इस बात को। थर्मो, ल्यूमिसेंस। ये क्या है? ये एक टेक्निक है। टेक्निक यानी विधि, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? बर्तन की एज, यानी जो पॉटरी है उसकी हम एज फाइंड करते हैं। याद रखना इस बात को। थर्मोल्यूमिसेंस, ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं? बर्तन की एज फाइंडिंग्स करते हैं। ठीक है। ऐसे ही यूरेनियम विधि है एक। यूरेनियम टेक्निक है। ठीक है। यूरेनियम से क्या करते हैं? ये टेक्निक है जिससे हम सॉइल की एज फाइंड करते हैं, यानी मिट्टी की। मिट्टी की उम्र, सॉइल एज। जैसे मान लीजिए कोई एक घड़ा है, घड़ा बनाते हैं। ठीक है। ये घड़ा है। बे अगर हम इसमें थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्निक यूज करेंगे तो इससे क्या पता चलेगा? ये घड़ा कितना पुराना है। ठीक है, ये बर्तन कितना पुराना है, यानी 1000 साल पहले बना है या 2000 साल पहले बना है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये यूरेनियम टेक्निक यूज करते हैं तो इससे पता चलेगा कि इसमें जो मिट्टी यूज की गई है, जो सॉइल यूज की गई है, वो सॉइल कितनी पुरानी है। तो ये हो सकता है कि करोड़ ईयर्स पुरानी हो। ठीक है। तो लाखों करोड़ों साल पुरानी मिट्टी हो सकती है। तो यूरेनियम से क्या पता चलता है? सॉइल। ठीक है, किसी बर्तन की। और अगर हम थर्मोल्यूमिनेसेंस यूज करते हैं तो उससे क्या पता चलता है? उस बर्तन की एज, यानी उस बर्तन किस कब बना होगा। ठीक। एक टेक्निक और है, वो है C14, कार्बन 14। कार्बन 14 क्या करते हैं? ये सिर्फ उस चीज की कह सकते हो हम एज फाइंड कर सकते हैं जो कभी जीवित थी, यानी उसको फसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फसिल्स। ठीक। जैसे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की कोई चीज बनी होती है तो वो कैसे बना पेट्रोलियम? पेट्रोलियम जीव जंतु से ही बना है। ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये चीज कब जिंदा थी, कितने साल पहले जिंदा थी। तो हम सिर्फ उसकी एज पता कर सकते हैं, यानी उस चीज की जो कभी जिंदा थी। ध्यान रखना इस बात को। जैसे मान लो कोई लकड़ी मिला। ठीक है। कोई आर्किटेक्चर का लकड़ी मिला मुझे, और उस पे मान लो कुछ डिजाइन बनी हुई है। अब हम इसमें क्या कार्बन 14 यूज करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? कि कितने साल पहले लकड़ी यूज की गई होगी, यानी इस लकड़ी को कब काटा गया होगा। तो उस लकड़ी की एज मिल जाएगी। या कोई हमें डेड बॉडी मिली। ठीक है। बोन्स मिले। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये चीज जो कभी जिंदा थी कितने साल पहले जिंदा रही होगी। अप्रॉक्स डेट निकालते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया कि थर्मोल्यूमिनेसेंस टेक्निक वो विधि है जिससे हम बर्तन की एज निकालते हैं, ना कि मिट्टी की। यूरेनियम विधि इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी की उम्र निकलेगी। और अगर हम कार्बन 14 यूज करते हैं तो सिर्फ उस चीजों में कार्बन 14 यूज कर सकते हैं जो चीज कभी जिंदा रही होगी।
ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, अब देख लेते हैं इसको कितने पार्ट में इसे डिवाइड किया गया, बर्तन कौन से एज में कैसे मिले। तो अ, ऐसे डिवाइड करते हैं, एक हड़प्पा सिविलाइजेशन था, ठीक है। उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में वैदिक एज, वैदिक एज के बाद एक महाजनपदा, ठीक है। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हड़प्पा एज में मिला, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं OCP, OCP, ठीक। OCP का मतलब क्या है, चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।